Hello everyone and welcome back to your class of income tax on exempt income. Exempt income क्या है? The income which does not form part of total income, वो इनकम जिस पर टैक्स नहीं लगती है। तो आज एक और इनकम के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस पर टैक्स नहीं देना होता है और वो है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड से जो पैसा आता है उस पर टैक्स नहीं देना होता है, हालांकि इसकी एक एक्सेप्शन है, ठीक है, कि भाई यहां पे तो टैक्स देना पड़ेगा। तो पहले हम लोग समझेंगे कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है, प्रोविडेंट फंड कितने तरीके का होता है, राइट, एग्जेम्पशन क्या है और फिर वो एक्सेप्शन क्या है कि यहां पे टैक्स लग जाएगा। तो व्हाट इज दिस प्रोविडेंट फंड? प्रोविडेंट फंड एक रिटायरमेंट बेनिफिट है, ठीक है, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, जिसके लिए जब तक एम्प्लॉय काम कर रहा होता है एम्प्लॉयर के पास, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही उस फंड में पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। यानी ऐसे समझ लीजिए प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फंड है जिसमें एम्प्लॉयर कुछ पैसा डालता है, कुछ एम्प्लॉय पैसा डालता है। इनफैक्ट एम्प्लॉय हर महीने जो अपनी तनख्वाह में से पैसा डालता है, एम्प्लॉयर उसी पैसे को मैच करा देता है, उतना पैसा एम्प्लॉयर भी डाल देता है और ये पैसा इकट्ठा होता रहता है और रिटायरमेंट के समय पे एम्प्लॉय को मिल जाता है। तो ये है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड चार प्रकार के होते हैं। प्रोविडेंट फंड चार प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, दूसरा हो गया रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, देन हो गया अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है, और फिर चौथा हो गया पब्लिक प्रोविडेंट फंड, शॉर्ट में बोलते हैं पीपीएफ। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएफ एंड पीपीएफ। बहुत शॉर्ट में अभी बात करेंगे क्योंकि ये प्रोविडेंट फंड क्या है, ये सैलरी इनकम का हिस्सा है और जब हम सैलरी पढ़ेंगे तो इसे बहुत डिटेल में जानेंगे। हालांकि यहाँ पे बस उसकी एक लिमिटेड एग्जेम्पशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो यहाँ पे कर रहे हैं आपके साथ। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट कंपनीज में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो फंड बनता है, प्रोविडेंट फंड बनता है, उसको स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड कहते हैं। वो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट कंपनीज में या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट वाली हो जरूरी नहीं है, ये प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, और बाकी गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, कोई भी ऐसा है, उसमें जो भी प्रोविडेंट फंड बनता है उस प्रोविडेंट फंड को स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। अच्छा, क्या हर कंपनी में प्रोविडेंट फंड बनाना जरूरी है? नहीं, हर कंपनी में प्रोविडेंट फंड बनाना जरूरी नहीं है। अगर एक कंपनी में 20 से अधिक एम्प्लॉय हैं, एक एंटिटी में 20 से अधिक एम्प्लॉय है, तो उनके यहाँ प्रोविडेंट फंड होना जरूरी है। यानी उन्हें प्रोविडेंट फंड बनाना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ का पीएफ जमा करना पड़ेगा, ठीक है। कितना? अगर किसी भी एंटिटी में 20 से अधिक एम्प्लॉय है तो वहाँ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बनता है। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है कि लॉ आपको कहता है पीएफ बनाने को, अगर कानूनन आपको पीएफ बनाना है तो वो होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है। अब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या है? मान लीजिए मेरे यहाँ 20 से कम एम्प्लॉय हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि मेरे एम्प्लॉय को पीएफ मिले, हम पैसा जमा करना चाहते हैं, तो हमारा जो प्रोविडेंट फंड होगा वो क्या होगा? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है। हमने बनाया तो है लेकिन कानूनन हमें बनाने की आवश्यकता नहीं थी, तो इसे कहते हैं हम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है? अगर मान लीजिए आप एम्प्लॉई नहीं है, अगर आप एम्प्लॉई हैं तब तो ये तीनों फंड बन रहा होगा प्रोविडेंट फंड, लेकिन अगर आप एम्प्लॉई नहीं है, आपका कोई एम्प्लॉयर है ही नहीं है, तो फिर प्रोविडेंट फंड कैसे बनेगा? तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो एक बैंक में खाता खोल सकते हैं जिसका नाम होता है पीपीएफ, और आप उसमें पैसा डालिए, सरकार आपको वो सारे बेनिफिट देगी जो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड में देती है। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड किसके लिए है? जो बेसिकली एम्प्लॉयज़ नहीं है, वो चाहें तो पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है, क्या एम्प्लॉय भी पीपीएफ खोल सकता है? हाँ, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो भी आप पीपीएफ खाता खोल सकते हैं। तो आपका दो प्रोविडेंट फंड होगा, एक जो आपका एम्प्लॉयर के साथ चल रहा है मिलके, तो वो कौन सा होगा? इन तीनों में से कोई एक होगा,
और एक जो आपका खुद का अपना अलग से चल रहा है, दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। ठीक है, अब इन सभी प्रोविडेंट फंड में देखिए, इन तीनों में इस फंड में 4 चीजें होती हैं। ये अगर एक फंड है, ये कौन सा फंड है, मान लीजिए ये एसपीएफ है, आरपीएफ है या फिर यूआरपीएफ है। ठीक है, तो इसमें 4 चीजें होती हैं। एक होता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर पैसा डालता है हर साल। ठीक है, एम्प्लॉय भी पैसा डालता है, तो इसमें होता है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अरे हर बार एम्प्लॉयर पैसा डाल रहा है, तो ये भी कैसे ये फंड बनाया जाता है, ये भी एक खाता बैंक में खोला जाता है बेसिकली, या कहीं ना कहीं ये पैसा इन्वेस्टेड होता है जिसमें एम्प्लॉयर भी डाल रहा है, एम्प्लॉय भी डाल रहा है पैसा। ठीक है, तो इस खाते में ब्याज भी तो आ रहा है, तो एम्प्लॉयर ने जो पैसा डाला उसका ब्याज आ रहा होगा, जो एम्प्लॉय ने पैसा डाला उसका ब्याज आ रहा होगा। जब ये पैसा, जब एम्प्लॉय रिटायर करता है तो उसको जो पैसा मिलता है, हम कहते हैं प्रोविडेंट फंड का पैसा मिला। बेटा क्या मिला, मिला क्या? अगर हम पूछे प्रोविडेंट फंड का पैसा मिला तो इसका मतलब क्या है? जो एम्प्लॉयर हमेशा डालता था वो मिला, जो एम्प्लॉय हर साल डालता था वो मिला, एम्प्लॉयर जो पैसा डालता था उस पर जो ब्याज बना वो मिला, एम्प्लॉय जो हर साल पैसा डालता था उसका जो ब्याज बना वो मिला, इतना कुछ मिला। ठीक है, अच्छा अब आइए बात करते हैं पीपीएफ में क्या हुआ। पीपीएफ में क्या होता है? इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि कोई एम्प्लॉयर थोड़ी ना है, ये होगा ही नहीं। ठीक है, यानी यहाँ पे खुद का ओन कंट्रीब्यूशन होगा, या एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो हम बोलना चाहते हैं ओन कंट्रीब्यूशन, यहाँ ओन कंट्रीब्यूशन, अपना कंट्रीब्यूशन होगा। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा क्या? नहीं भाई, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ओन कंट्रीब्यूशन बस होगा, खुद ही पैसा डालते और उसका ब्याज होगा। इतनी बात समझ में आ गई? जो पैसा मिलता है पीपीएफ से, जो पैसा मिला उसमें मेरा पैसा और मेरा ब्याज मिला, मेरे पैसे पे ब्याज मिला। लेकिन जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होते हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होते हैं या अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होते हैं, उसमें इतनी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पे कोई एग्जेम्पशन नहीं है, इस पे जितना पैसा मिलता है वो टैक्सेबल होता है, तो यहां आप नहीं पढ़ेंगे, वो हम सब सैलरी पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ा देंगे। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पे एग्जेम्पशन नहीं होती है। एग्जेम्पशन जो मिलती है वो किस पे मिलती है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पे और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड पे और पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे। यानी ये पैसा तो टैक्सेबल होता है, तो इसको यहां से हम उड़ा दे रहे हैं, ये होता है लेकिन इसमें जितना पैसा मिलता है वो टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो अगर आप जानना ही चाहोगे तो हम कहेंगे एक बार हम फिर से डब्बा बना देते हैं, हम एक बार फिर से डब्बा बना देते हैं। ये सारी चीज यूआरपीएफ है और इसका पैसा टैक्सेबल होता है, तो इस पर हमको दिमाग लगाना ही नहीं है। दिस वी डोंट हैव टू स्टडी राइट नाउ, क्योंकि अभी हम लोग एग्जेम्प्ट पढ़ रहे हैं, हम लोग इनकम की टैक्सेबिलिटी नहीं पढ़ रहे अभी, तो ये हटा दिया हमने। अब आइए वापस से इस पर बात कर लेते हैं। यहां पे जो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, इस पे ही एक्सेप्शन लगता है, इसमें एग्जेम्पशन की लिमिट है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ओन कंट्रीब्यूशन है, इसी में एग्जेम्पशन की लिमिट है, बाकी ये सारा पैसा एग्जेम्प्ट होता है। देखिए एम्प्लॉय अपना ही पैसा डाल रहा है, तो क्या वो उसकी इनकम हो सकती है? जैसे हम 5 लाख रुपया तनख्वाह पाए और गुल्लक में डाल दिए, ठीक है, और गुल्लक फोड़ के फिर निकाल दिए, तो फिर मेरी इनकम हो गई क्या? नहीं भाई, मेरा ही पैसा था, मेरी इनकम कैसे हो सकती है? ये फंड क्या है? जो पैसा कमाए थे उस पर टैक्स दिए थे, हाँ, उठाए और उसको डाल दिए एक फंड में, फिर फंड एक दिन टूटा, ठीक है, और उसमें से पैसा निकला, तो कहोगे मेरी इनकम हो गई, फिर से इनकम हो गई। अब समझने की कोशिश करो, तुम 1 लाख रुपया कमाए, तुम्हारी इनकम थी, तुमने टैक्स दिया, घर में एक गुल्लक बनाए, उसमें 1 लाख रुपया डाल दिए, ठीक है, और जिस दिन गुल्लक फोड़ के निकाले तो फिर कहोगे मेरी 1 लाख रुपए इनकम हो गई। नहीं भाई, तो अपना ही पैसा तो दोबारा इनकम हो ही नहीं सकता, दुनिया जहान में इनकम नहीं हो सकता किसी का भी। तो ये यहाँ तो नॉट एप्लीकेबल है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ये तो नॉट एप्लीकेबल है, इसमें कभी पूछना भी मत टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है। अरे मेरा पैसा टैक्सेबल एग्जेम्प्ट पूछना ही नहीं है, आई बात समझ में?
इसमें तो पूछना ही मत, ये तो हमेशा ही टैक्स फ्री रहेगा, ये दोबारा टैक्स फ्री ना लग जाएगा। इनफैक्ट हम तो टैक्स फ्री भी सुनते हैं ना तो नाराज हो जाते हैं, हम लोग कहते हैं नॉट एप्लीकेबल, बोलो मेरा पैसा वापस से कैसे टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अब बच गया सिर्फ ये वाला पोजीशन जिसपे एक लिमिट है और पूरा पूरा एग्जेम्पशन नहीं है। आइए देख लेते हैं। पेमेंट फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड का एक सेक्शन है और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का अलग सेक्शन है, दोनों में बात एक ही लिखी हुई है। एक बार पढ़ लीजिए, तीनों के लिए यही मान लीजिए आप चाहे। ठीक है, एक ही बात है सब में। Any payment from Provident Fund to which Provident Fund Act 1925 applies or from other notified funds set up by central government is exempt, सारा पैसा exempt होता है। Exception, interest accrued during the previous year in account of employee maintained by the fund, ठीक है, shall not be exempted to the extent it relates to the following amount. Where the employer is giving contribution, अगर employer पैसा डालता है तो, अगर employer पैसा डालता है तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मेड ऑन और आफ्टर 1/4/21, एक्चुअली 1/4/21 के पैसे पहले ना पूरा पैसा एग्जेम्प्ट होता था, ब्याज वाला। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मेड ऑन और आफ्टर 1/4/21 इन एक्सेस ऑफ 2.5 लाख पर ईयर। अगर एम्प्लॉयर भी आपके फंड में पैसा डालता है, बस ये एक बात है कि एम्प्लॉयर के पैसे की ब्याज की बात नहीं कर रहा है, अगर एम्प्लॉयर भी पैसा डालता है तो एम्प्लॉय के पैसे पे 2.5 लाख रुपए से जो ज्यादा ब्याज आएगा। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 2.5 लाख पर ईयर, एम्प्लॉय 2.5 लाख रुपए से ऊपर का अगर कंट्रीब्यूशन करेगा, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है और एम्प्लॉय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? तो कहता है कि जो ब्याज आएगा एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मैं इस बात को लिख के कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि आपको डिफिकल्टी हो रही होगी। क्या कहना चाहते हो? कह रहा है भाई जो प्रोविडेंट फंड है इसमें 4 चीजें हैं, देखो क्या क्या है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ठीक है, और क्या है? प्लस इसी में आ रहा है इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, प्लस क्या है इसमें? एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, और क्या है बेटा इसमें? इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, इतना चीज है। ठीक है, कह रहा है कि अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है और एम्प्लॉई भी कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्रेटर 2.5 लाख, ठीक है, तो क्या होगा देखिए। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 2.5 लाख पर ईयर, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है 2.5 लाख रुपए के ऊपर, उसका ब्याज टैक्सेबल हो जाएगा। तो अब जो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन ग्रेटर 2.5 लाख इज टैक्सेबल। अब इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं, इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया 3 लाख रुपया, ठीक है, एम्प्लॉय ने भी कंट्रीब्यूट किया कितना? 3 लाख रुपया, ठीक है, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे ब्याज आया 30,000 रुपया, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे भी ब्याज आया 30,000 रुपया, ठीक है, क्या टैक्सेबल होगा, क्या एग्जेम्प्ट होगा? क्या टैक्सेबल होगा, क्या एग्जेम्प्ट होगा? एम्प्लॉय अपना पैसा डाल रहा है तो इसमें तो हम बोलते हैं नॉट एप्लीकेबल, पूछना ही मत एग्जेम्प्ट है कि टैक्सेबल है, ये सब तो पूछना ही नहीं चाहिए, लेकिन जाने दो, हम सिंपल बता दें, ये जब पैसा निकलेगा तो ये एग्जेम्प्ट है, इस पे टैक्स नहीं लगेगा, ये एग्जेम्प्ट है, इस पे टैक्स नहीं लगेगा, ये एग्जेम्प्ट है, इस पे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ब्याज 30,000 रुपया है,
अगर 3 लाख पे 30,000 का ब्याज आया तो 2.5 लाख पे 25,000 का आना चाहिए था। 2.5 लाख से ऊपर जितना अमाउंट है उसका ब्याज कितना है, 5,000 रुपया है, इसलिए 5,000 टैक्सेबल होगा। अगर इंप्लॉयर भी पैसा डाल रहा है और इंप्लॉय 2.5 लाख से ज़्यादा डाल रहा है, तो 2.5 लाख से जितना ज़्यादा डाल रहा है इंप्लॉय, उस पर कितना ब्याज हुआ, तो हम ऐसे देखते हैं 3 लाख का 30,000 ब्याज, तो 2.5 लाख का कितना ब्याज, 3 लाख का 30,000, तो 2.5 लाख का 25,000 हुआ। 25,000 तक एग्जाम्प्ट है, 5,000 टैक्सेबल है। आया समझ में सबको? When the employer is giving contribution। अब दूसरा केस है वेयर एम्प्लॉयर इज नॉट गिविंग कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर पैसा नहीं डाल रहा है, एम्प्लॉय बस अपने से डाल रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 5 लाख। अगर एम्प्लॉयर नहीं डाल रहा है तो अब ये हम दूसरा केस करेंगे। अब एम्प्लॉयर पैसा नहीं डाल रहा है, एम्प्लॉयर ने पैसा नहीं डाला, ठीक है, और एम्प्लॉय ने डाला ग्रेटर 5 लाख, तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ग्रेटर 5 लाख इज टैक्सेबल। अब इसी को एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, अब इसी का एग्जाम्पल देखिए। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नील है, तो भाई इसका ब्याज भी नील ही बना। एम्प्लॉय ने डाला 6 लाख रुपया और ब्याज बना इसका 60,000 रुपया, तो 5 लाख रुपए से ऊपर के कितना डाला है, 5 लाख रुपया। अगर 6 लाख पे 60,000 का ब्याज है तो 5 लाख पे 50,000 का ब्याज होना चाहिए। 5 लाख तक तो ब्याज भी एग्जाम था, 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट पे जो ब्याज था वो एग्जाम था, ठीक है। अब हमने 5 लाख रुपए से ज़्यादा डाल दिया है, 6 लाख रुपया, तो 10,000 रुपये का ब्याज एक्स्ट्रा बन गया इसकी वजह से, तो यहाँ 10,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ये एग्जाम्प्ट होगा जब पैसा निकलेगा, हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें से 10,000 टैक्सेबल हो जाएगा। देखिए सच्ची पूछिए तो मैं तो इसको, तो इसके केस में तो मैं एग्जाम बोलता ही नहीं ना, मैं तो बोलता हूँ नॉट एप्लीकेबल। भाई मेरा पैसा हम ही को दोबारा टैक्सेबल तो नहीं हो सकता, तो टू बी वेरी ट्रू हमको ये नॉट एप्लीकेबल जैसा केस लगता है, ठीक है। बात ये आती है ये टैक्सेबल होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, ये सब पूछो, ये होगा कि नहीं। हम अपना ही पैसा निकाल के गुल्लक में डालेंगे तो थोड़ी ना टैक्सेबल हो जाएगा। भाई तनख्वाह जब आई थी तो हम मेरे हाथ में टैक्सेबल तो हुआ ही था ना। लेकिन यहाँ पे क्यों एग्जाम बोलता है, उसके पीछे एक विशेष कारण भी है कि जब हम ये प्रोविडेंट फंड वगैरह में पैसा डालते हैं ना तो हमको छूट मिल जाती है। वो मेरी सैलरी में भी हमको प्रोविडेंट फंड में जो हम पैसा डाल रहे हैं ना उसकी भी हमको डिडक्शन मिल रही है। एक्चुअली हमको चैप्टर 6 में डिडक्शन मिलती है हम जितना प्रोविडेंट फंड में डालते हैं। तो समझिए जब पैसा डाले थे ना तो भी वो टैक्सेबल नहीं हुआ था एक्चुअल में। तो इसीलिए ये बात आती है कि क्या ये भी एग्जेम्प्ट होगा मेच्योरिटी पे, तो आंसर इज यस, ये एग्जेम्प्ट है, ठीक है। सिर्फ ब्याज ही टैक्सेबल होता है, और वो भी कब, जब एक लिमिट से ज़्यादा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉय 2.5 लाख से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर के करने के बाद भी एम्प्लॉय 2.5 लाख से ज़्यादा कर रहा है, और अगर एम्प्लॉयर नहीं कर रहा है और 5 लाख से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो जो एक्स्ट्रा ब्याज आ रहा है वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। ये केस सेम चीज़ देखिए, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में भी कहा हुआ है कि सब कुछ एग्जेम्प्ट है, यही बोला है, ठीक है। जो भी एक्यूमुलेटेड बैलेंस पे होता है, इकट्ठा होकर पैसा पे होता है, वो एग्जेम्प्ट है। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 2.5 लाख, और अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, एम्प्लॉयर इज नॉट गिविंग कंट्रीब्यूशन, तो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 5 लाख। तो याद रखेंगे जब एम्प्लॉयर भी डाल रहा है तो गवर्नमेंट कह रही है 2.5 लाख के ऊपर, 2.5 लाख ही बहुत है, 2.5 लाख के ऊपर अगर एम्प्लॉय डाल रहा है तो हम ब्याज पे टैक्स ले लेंगे, ठीक है। लेकिन 2.5 लाख रुपए के ऊपर वाले अमाउंट का ब्याज भी, ये नहीं 2.5 लाख के ऊपर दे रहे हैं तो जितना ब्याज है पूरा टैक्सेबल हो गया, नहीं। 2.5 लाख रुपए पे जितना ब्याज बना है वो एग्जेम्प्ट है, 2.5 लाख के ऊपर जितना जमा किया उसका ब्याज टैक्सेबल है। और अगर एम्प्लॉय नहीं दे रहा है तो 5 लाख रुपए के ऊपर जितना दे रहे हो उसका ब्याज जो होगा टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर बात? तो चलिए आपको यह भी समझ में आ गया कि प्रोविडेंट फंड से जो पैसा आता है उसकी टैक्सेबिलिटी के रिस्पेक्ट में क्या बात कही गई है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से जो पैसा आता है वो पूरा पैसा टैक्सेबल होता है,
ठीक है। तो इसकी चर्चा हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी एग्जामिशन की बात कर रहे हैं। वो चर्चा हम लोग कब करेंगे, जब हम लोग सैलरी की इनकम पढ़ेंगे ना। एक चीज और देखिएगा, पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम। व्हाट इज दिस सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम? मोदी गवर्नमेंट ने लाया है ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम। ये सिर्फ अगर आपकी बेटी है तो आप बेटियों के रिस्पेक्ट में ये खाता खोल सकते हैं, और ये खाता पोस्ट ऑफिस में खुलता है और नेशनलाइज्ड बैंक में भी खुल जाता है, ठीक है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, इस पे ब्याज की रेट जो होती है वो अधिक होती है। ये शायद इसमें ब्याज इस समय जो चल रहा है वो 8% के आसपास का चल रहा है। नॉर्मली एफडी पे भी ब्याज जो चलता है वो 7-8% के आसपास ही है, ठीक है। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इससे जब पैसा मिलेगा ना मैच्योरिटी पे, वो एग्जेम्प्ट होगा, इसके ब्याज पे भी कोई टैक्स नहीं है। सुकन्या समृद्धि में जैसे आपने 1 लाख रुपये डाला, ठीक है, तो 1 लाख रुपये पे मान लीजिए ब्याज बना कितना, 8,000 रुपया, तो 8,000 रुपया ये एग्जेम्प्ट है। और जब निकलेगा पूरा सारा ब्याज सहित जब पूरा पैसा निकलेगा तब भी एग्जेम्प्ट रहेगा। हर साल का ब्याज भी एग्जेम्प्ट है, पूरा इकट्ठा पैसा जब आएगा तो वो भी एग्जेम्प्ट है। तो यहाँ फिलहाल पूरा पैसा जो इकट्ठा आ रहा है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। इसमें निकलने का क्या सिस्टम है कि जब बेटी 18 साल की होती है तो शायद पैसा निकलता है, या 21 साल की होती है तो पैसा निकलता है, या पार्ट में निकलता है कि 18 साल पे इतना, 21 साल पे इतना, कुछ इस तरीके से पैसा निकलता है। तो ये बेटियों के लिए पैसा इकट्ठा करने का खाता खुलवाया है। ये स्कीम लेटेस्ट ही है, बहुत पुरानी स्कीम नहीं है ये, और पोस्ट ऑफिस और नेशनलाइज्ड बैंक में खुलता है। तो जो भी पैसा इससे निकलेगा वो एग्जेम्प्ट है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आएंगे तो फिर आपके साथ एक और एग्जेम्प्ट इनकम करेंगे। विल स्टॉप हियर।